कोई कांशीराम शख्स आया, फिर उन्होंने कोशिश की, सफल कोशिश की, नाकामयाब कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश की। और जम्मू कश्मीर से लेकर पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल तक और गुजरात से लेकर कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश तक देश का शोषित समाज फिर नीले झंडे के तले इकट्ठा लाया। कांशीराम चले गए, फिर बिखराव शुरू होगा। अरे भाई, कांशीराम जी ने अपनी इनिंग खेली, बाबा साहब ने अपनी इनिंग खेली। आप अपनी इनिंग कब खेलोगे? आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब उठाओगे? और इसी एहसास उठाने के पवित्र भावना से देश के कोने कोने में बिखरे हुए लोगों को इकट्ठे जोड़कर बहुजन समाज की ताकत पैदा करके हुक्मरान के टिम्ब के ऊपर लात मारकर उनको सत्ता से भगाना है। यह बीआरएसपी का मकसद है, यह बीआरएसपी का लक्ष्य है। अब टिम्ब का मतलब तो समझ गए होंगे, खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? समझे तो हाथ उठाकर मुझे बता दो कि हम समझ गए कि टिम्ब का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो भाषा में अक्सर कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब दलाल लोगों की फौज दिखती है, बहुत से आजू बाजू में घूमते हुए नजर आते हैं, तो रहा नहीं जाता। एक तरफ अपने लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना और दूसरी तरफ दलालों का मनोबल गिराना, ये दोहरी तंत्र को अपना कर बहुजन मूवमेंट खड़ी करनी होती है। कांशीराम जी ने इसीलिए चमचों को लताड़ा, और मैं कांशीराम जी का चेला होने के कारण किसी भी चमचे और दलाल को अपने नजदीक आने नहीं देता, उनको भी लताड़ने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, किसी शायर ने कहा है कि जब तक तुम्हारे बीच कोई गद्दार पैदा ना होगा, जब तक तुम्हारे बीच कोई गद्दार पैदा ना होगा, वादा है तब से, वादा है तुमसे मेरे दोस्तों, तब तक तुम पे कभी वार ना होगा। ये जो नीति होती है, अब चुनाव के समय में महाराष्ट्र में देख रहे, महाविकास आघाड़ी किसको बुला रही है? इसको बुला रही है। किसको बुला रही है? जिसका एक ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं है, उसको बुला रही है। नाम लेना जरूरी है, नाम लेना जरूरी है। एक ग्राम पंचायत का मेंबर है। ये हमारे आघाड़ी में सुलेमान साहब ने जिक्र किया 2019 में, इसी भावना को लेकर मैं महाविकास आघाड़ी के साथ था। आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, मैंने खुद चुनाव लड़ा, खुद के पैसे से लड़ा, खुद के पैसे से। बाबा साहब के मेहरबानी से प्रोफेसर हूँ, वकील हूँ, उतनी ताकत रखता हूँ, किसी भीखमंगी के पास जाता नहीं हूँ, खुद के। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, तो पिछली बार नाना करके इधर उधर जाने वाले लोगों को नजदीक करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि माने साहब हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, हमारे अंडर नहीं रह सकते। वो तो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी चलाने में विश्वास करते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने में विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसे लोगों को हम आगे नहीं कर सकते। हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप भी अच्छी तरह से समझ लो कि इस देश में अम्बेडकराइट मूवमेंट, बाबा साहब की राजनीति खड़ी हो, ये कोई नहीं चाहता। कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते, बीजेपी वाले तो कतई नहीं चाहते, और दूसरे महाराष्ट्र के शिवसेना वगैरह वगैरह जो भी दल है, वो ये नहीं चाहते कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मजबूत हो, अम्बेडकराइट राजनीति मजबूत हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स उनके दरवाजे बाहर हाथ लेके कटोरा खड़ी रहे, मांगने वाली जिंदगी भर बनती रहे। लेकिन कांशीराम जी ने हमें, बाबा साहब ने हमें मांगने वाले नहीं कहा था,
वो मांगने वाले बनकर रहो, इस तरह की राजनीति करने वालों को नहीं कहता। और इसलिए हम मांगने वालों से नहीं है, हम तो देने वालों से है। और देने वाला कौन होता है? जिसके पास ताकत होती है, वो ताकत के आधार पर वो देने वाला बन सकता है। इसके ऊपर हमारा विश्वास है। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन के राजनीति को हम ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। यहाँ मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा के, चाहे तेलंगाना के हो, ये कम से कम 100 सीटों पर किसी का खेल बना भी सकते हैं, किसी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ये दोनों ताकत वाले लोग हैं। और अगर हम किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं तो हमें अपना खेल बनाना आना भी चाहिए ना। हमेशा खेल बिगाड़ते रहो। 2014 बिगाड़ो, 2019 बिगाड़ो, 2024 बिगाड़ो, फिर 2029 तब चुनाव आयोग कहेगा लोकसभा और असेंबली साथ में ले लो, और मुश्किल। तो हम और तुम खड़े कब होंगे? अपनी राजनीति कब कर पाएंगे? इसका मतलब आपका कहना होगा, आपके मन में होगा, कुछ जो सुनने वाले बॉर्डर पे खड़े होने वाले, इनके मन में सवाल होगा कि क्या भाजपा और आरएसएस को मदद करेंगे, क्या उनको विरोध नहीं करेंगे? अरे विरोध तो हम जितना हम करते हैं ना, उतना कांग्रेस भी नहीं करती। जितना हम करते हैं, सुलेमान जी करते हैं, यहाँ के वर्मा जी करते हैं, हमारे यादव जी करते हैं, उतनी तो कांग्रेस भी नहीं करती। कांग्रेस भी छुपे छुपे कहती है हम भी तो सनातन धर्म को मानते हैं, हमारा भी तो हिंदुत्व है। क्या ये सच्चाई नहीं? क्या ये सच्चाई नहीं? मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, हम भी तो सनातन धर्म को मानते हैं, दबी आवाज में। अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिमाचल से एक कांग्रेस का मंत्री उस प्रोग्राम में हाजिर था। एक कांग्रेस का मंत्री। आधी कांग्रेस संघ वालों लोगों की भरी पड़ी है। थोड़े बहुत लेफ्ट विचारधारा के लोग वो एक आर्थिक लेवल की जंग लड़ते हैं, छोटे मोटे ईमानदार अंबेडकरवादी विचारधारा की जंग लड़ते हैं। लेकिन बाकी पार्टियां कौन सा जंग लड़ती है? एक राहुल गांधी छोड़ दे तो कौन सा नेता अदानी के खिलाफ बोलता है? एक राहुल गांधी छोड़ दे और थोड़े बहुत अभी खड़गे जो छोड़ दे तो कौन सा कांग्रेस का नेता बीजेपी से लोहा लेने की ताकत रखता? और बीजेपी के साथ लोहा लेना ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये असली लड़ाई विचारधारा की है। और इस विचारधारा में संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई मजबूती से खड़ा रह सकता है तो फटा पुराना गरीब अंबेडकरवादी ही खड़ा हो सकता है, और कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई और खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए बीजेपी वाले भी बाकी किसी को नहीं डरते, लेकिन नीले झंडे वालों को देखकर जरूर डरते हैं, जरूर डरते हैं। ये नीले झंडे के पीछे ताकत कितनी है ये अलग सवाल है, लेकिन उस नीले झंडे के पीछे अंबेडकर की ताकत छिपी हुई है, बाबा साहब की ताकत छिपी हुई है। उस ताकत को वो डरते हैं, और इसलिए आज नहीं तो कल आखिरी जंग कभी न कभी तो आपको लड़नी होगी ना। ये विचारधारा की जंग इंस्टॉलमेंट में नहीं लड़ी जाती, ये सत्ता के मैदान में सिर्फ नहीं लड़ी जाती, और लड़ी जाती है तो देखो डीएमके वाले तमिलनाडु में लड़ रहे हैं। डीएमके वाले तमिलनाडु में कहते ना, अगर तुम्हारा सनातन धर्म जाति को मानता है तो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। अगर तुम्हारा सनातन धर्म स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है तो हम ऐसे धर्म को नहीं मानते। अगर तुम्हारा सनातन धर्म छुआछूत को मानता है तो ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। क्या ये भाषा कांग्रेस वाला बोल सकता है?
क्या इस भाषा का प्रयोग कोई और पार्टी वाला कर सकता है? क्या तेलंगाना में इस भाषा का प्रयोग केसीआर कर सकता है? क्या हरियाणा में इस भाषा का प्रयोग कोई सैनी कर सकता है? कौन कर सकता है? इनमें उतनी ताकत नहीं है। और इसलिए हम ये जो चुनाव रैलियां करती है वो सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, समाज बदलना इतना भी जरूरी है। और जिस दिन समाज बदलेगा सरकार अपने आप बदलेगी, क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होती है। तो हमें उस समाज की खोज है जो समाज मानवतावादी भूमिका को आगे लेकर चलेगा। उतनी तगड़ी भूमिका लेनी चाहिए। अगर यह भूमिका नहीं अपनाई तो राजनीति आती जाती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। यही कांशीराम जी की भाषा को समझो, यही कांशीराम जी की अपील को समझो। कांशीराम जी के फोटो लगाना और उनके विचार को एक्सेप्ट करना जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए जब देश के कोने कोने में कारपोरेट के सहारे, मीडिया के सहारे यहाँ के लोग सत्ता में बने बैठे हैं। और कारपोरेट का मतलब क्या है? कारपोरेट का मतलब क्या? कारपोरेट का मतलब जो आज के सारे मीडिया में खबरें आ गई, उस खबरें से पता चला, क्या पता चला कि इस पार्टी को इस कंपनी से इतने पैसे मिले। वो भी छिपाना चाहते थे, छिपाने की कोशिश की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस वाले, बाकी दल वालों, इन्होंने उनके पीछे लगना चाहिए था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे करके मोदी सरकार अपने काले काम को छिपाना चाहती है, तो काले काम देश के सामने किसी भी कीमत पर आने चाहिए। इसलिए अपोजिशन पार्टी को बहुत एग्रेसिव होना बहुत जरूरी था। लेकिन न स्टेट बैंक के खिलाफ कोई आता है, लेकिन स्टेट बैंक में स्टेट बैंक की कर्मचारियों की यूनियन है। वो यूनियन ने कहा कि स्टेट बैंक के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, स्टेट बैंक के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक का अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। मोदी सरकार, मोदी सरकार, कोई केंद्र सरकार नहीं कहता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहता, सीधा सीधा मोदी सरकार। अब मोदी सरकार की यह कंसेप्ट है कि ऐसे चेयरमैन बनाए जाए तो करोड़ों रुपए लेते हैं। आंकड़े सामने आए। आंकड़े के मजेदार बात यह है कि ये जब आंकड़े आए ना तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पहले सीबीआई को उन कंपनी के दरवाजे पर भेजा, इनकम टैक्स वालों को भेजा, ईडी की रेड उनके कंपनियों के ऊपर की। और जब इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, इससे कुछ हाथ में नहीं लगा, तब इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लिए। मोदी जी, ये आपकी भ्रष्टाचार की गारंटी है, ये आपके भ्रष्टाचार की गारंटी है। आप ईडी को इस्तेमाल करते हो, सीबीआई को इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हो, और उसी कंपनी को डरा धमका कर उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हो, और उसी का पैसा बीजेपी को करोड़ों में मिलता है। अब ये कारपोरेट पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी के लोग ये बात समझते कि धन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कांशीराम साहब ने उसका रास्ता निकाला कि एक तरफ नोट होंगे और एक तरफ वोट होंगे। नोट हमारे तरफ कभी भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास वोट ज्यादा होंगे, और इस देश में कभी निर्णायक संघर्ष होगा
तो एक तरफ नोटों वाले होंगे और दूसरी तरफ वोटों वाले होंगे। जंग नोटों वाले और वोटों वाले के बीच में होगी और वोट वाले ज्यादा होने के कारण जंग वोट वाले जीत सकते हैं। यही बाबा साहब को विश्वास था। इसी विश्वास को आने वाले चुनाव में भी दिखाओ ना। विश्वास रखना एक अलग बात है और दिखाना पड़ता है, विश्वास को साबित करना पड़ता है। और इसीलिए एक तरफ आप सोचते होंगे कि माने साहब अपनी पार्टी से किसी के साथ बात हो रही है कि नहीं। बात तो चल रही है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वो अपने काम में बिजी है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा हमें खाली होने दो, फिर आपके साथ दिल्ली में बुलाकर बात करेंगे। बात से क्या निकलता है मुझे पता नहीं, बात से क्या निकलता है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस वाले आपको उठकर थोड़ा बड़ा होने में मदद करेंगे? क्या शरद पवार की पार्टी आपको बड़ा होने देगी? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपको बड़ा होने देगी? मैंने आपको फिर एक बार कहता हूं कि ये सारे लोग कभी भी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को बड़ा होते हुए देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए तो प्रकाश अम्बेडकर का बुरा हाल हो रहा है। पिछले साल कांग्रेस शादी करने के लिए तैयार थी, प्रकाश अम्बेडकर दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं थे, शादी नहीं हुई। अब प्रकाश अम्बेडकर शादी करने के लिए तैयार है, कांग्रेस पर भी कहती है रुको, आ जाओ होटल में, लेकिन बाहर ही बैठो, बाहर ही बैठो। बीच में खुलकर प्रकाश अम्बेडकर की एक इंटरव्यू आई, उन्होंने कहा था हमें तो घुमाने के लिए हमेशा कोई लेके जाता है, लेकिन हमारे साथ कोई शादी ही नहीं करता। घुमाने को तो लेने के लिए सभी है, घुमाना चाहते, लेकिन शादी कोई नहीं करना चाहते। उन्होंने हंसी मजाक में कहा, तो मैंने भी हंसी मजाक में उनका जवाब दिया था कि जिसको बाजार में हमेशा घूमने की आदत लगी है उसके साथ शादी कौन करेगा? उसके साथ शादी में कौन करेगा? अब ये मन की बात आपके ही है, आप सभी के लोग जानते हैं, लेकिन हिम्मत किसके पास है? हिम्मत होने के लिए ताकत लगती है, नीतिमत्ता लगती है, संगठन लगता है। और इसीलिए जब वर्ली के चुनाव में अक्टूबर 2019 में मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार बना, तो 6 दिसंबर को प्रकाश अम्बेडकर की सभा हुई थी चैत्य भूमि पर। वीडियो उसका आपको YouTube में मिल सकता है। और प्रकाश अम्बेडकर जी ने उस सभा में कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने मेरा उदाहरण दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे माने साहब गए थे, माने साहब तो नहीं बोले, माने बोले, माने गए थे। क्या हुआ माने का? माने का क्या हुआ? ये प्रकाश अम्बेडकर ने उस मीटिंग में सवाल उठाकर ये कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाला साहब अम्बेडकर 98 का चुनाव अकोला से कांग्रेस के समर्थन से जीते, सिंबल पर जीते। 99 में भी सिंबल पर जीते, जब 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, गवई कवाड़े ये दोस्त, तो जो 4 लोग थे तब वो भी बने थे। लेकिन आजकल के चुनाव में प्रकाश अम्बेडकर इतने उतावले हो गए कि चलो कांग्रेस में जाओ। अब कांग्रेस उनको वेट 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 वेट, बाहर रहो, खड़े रहो, अंदर रहो, विचार करेंगे, सोचते हैं। मैं तो प्रकाश अम्बेडकर जी को कहता हूं कि मैं आपके ऊपर कभी टीका नहीं करता हूं, आज तक नहीं की है, क्योंकि आप भी अम्बेडकरी आंदोलन के लिए लड़ते हो ना। तो मेरा आपसे अपील है कि आओ हम सारे महाराष्ट्र मिलकर सारे अम्बेडकरी लोग इकट्ठे होते, दूसरे का बैंड बजाते, दूसरे का बैंड बजाते। क्या ये सोच महाराष्ट्र में बड़ी नहीं होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही सॉल्यूशन है, यही रास्ता है। किसी दूसरे के दरवाजे पे जाकर टोकरे हाथ में लेकर खड़े रहना ये रास्ता नहीं है।
ये रास्ता नहीं है। 2-4 सीटों से, 2-4 MP MLA से समाज नहीं बदलता। 2-4 MP MLA से सरकार की नीति नहीं बदलती। सरकार की नीति बदलने के लिए उतने ही लेवल की ताकत लगती है, उतने ही लेवल का फोर्स लगता है। और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के छोटे बड़े सारे अम्बेडकरवादी आपस में मान सम्मान अपमान की परवाह किए बगैर जिस दिन इकट्ठे बैठेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति उनके पैरों तले खुद आएगी। उनको किसी के पैरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात को मानने वाला मैं, सिर्फ मानने वाला नहीं, उसके लिए काम करने वाला हूं। उसके लिए खुद के पार्टी को सीटें मिलती है कि नहीं मिलती है, इसकी परवाह न करते हुए इस जंग को अगर जीतना है, क्योंकि जंग एक दिन की नहीं है, ये जंग लंबी है, उसका एक रास्ता बहुत